हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका सरफराज, अतिथि सहायक प्राध्यापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन और एडॉप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमापीकरण बनाम अनुकूलन। इससे पहले हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ा था। प्रोडक्ट डिज़ाइन में हमने डिज़ाइन की रणनीति पढ़ी थी। ये वही दो रणनीति है जिसको हम और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टैंडर्डाइजेशन से, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमापीकरण। प्रमापीकरण शब्द प्रमाप से बना है भाई। स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइजेशन बना है। प्रमाप एक पैमाना या गुण का पद है। जिस प्रकार आप तरल पदार्थ को लीटर से नापते हो, कपड़े को मीटर से नापते हो और खाद्य पदार्थ को किससे नापते हो? किलो से नापते हो। जो लीटर, मीटर, किलो जो है वो एक तरह से प्रमाप है। लेकिन जब सभी एक ही पैमाने या गुण में मापे जाते हैं तो वह प्रमापीकरण कहलाता है। इस बात को लिप्सन और डार्लिंग ने निम्न प्रकार से कहा है: प्रमापीकरण उन विशिष्ट भौतिक गुणों और रासायनिक सम्मिश्रणों को स्थापित करने की प्रक्रिया है जब कोई निर्माता एक ही आकार का, रंग का, किस्म का या फिर भौतिक तथा रासायनिक गुणों के साथ जब वस्तु का निर्माण करता है तो उस संस्था का प्रमाप तथा यह वह क्रिया क्या कहलाता है? प्रमापीकरण कहलाता है। भारत में प्रमापीकरण को सुविधाजनक एवं एक सा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बनाया गया था, जो कि बना था 1986 में। और कहाँ था? नई दिल्ली में, जिसका कार्य था स्टैंडर्ड को तैयार करना। पहले यह कार्य कौन करता था? भारतीय प्रमाप संस्था करती थी, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, लेकिन 86 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिए हैं? भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया है। इस ब्यूरो के द्वारा 14 विभाग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के मानक निर्माण संबंधी कार्य होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस जानेंगे अब कि क्या इम्पोर्टेंस है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो भाई स्टैंडर्डाइजेशन को भी विक्रेता, उपभोक्ता और समाज सभी को लाभ है। उन लाभों के मतलब उनको जो लाभ हो रहे हैं वो हमको जानना है। तो इसलिए उनको 3 भागों में बांटा गया है: उपभोक्ता के लाभ, दूसरा है विक्रेता के लाभ, तीसरा है समाज के लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला है उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता को लाभ में क्या होगा? प्रमापीकरण का 2 और उसमें सब टाइप दिया है: मूल्य, तुलना और खरीदने में सुविधा। तो मूल्य तुलना का अर्थ है उपभोक्ता को यह लाभ होता है कि प्रमापित जो वस्तुएं हैं के बाज़ार में भावों का तुलनात्मक अध्ययन कर जिस दुकान में सस्ता मिलता है, भाई अगर उपभोक्ता को कैसे लाभ होगा? मूल्य की तुलना करेगा वो। अगर आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिए हो प्रोडक्ट का, लेकिन वो वही स्टैंडर्ड में, उसी नाप में, उसी प्रमाप में आपको हर दुकान में मिलेगा, लेकिन उसका मूल्य तुलना कर सकते हैं आप। किसी दुकान में वो महंगा मिलेगा, किसी दुकान में आप सस्ता मिलेगा। तो उसका अध्ययन करके, उसकी तुलना करके आप उस वस्तु को खरीद सकते हो। लेकिन वस्तु के गुण तो सभी विक्रेता के यहाँ समान होंगे, क्योंकि भाई उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है। आप कहीं से भी लो, सिर्फ उसका मूल्य ऊपर नीचे हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है खरीदने में सुविधा। भाई जो प्रमापित वस्तु हैं उसको खरीदने के में सौदा केवल वर्णन से भी किया जा सकता है। आप किसी को बता दो वो वस्तु कैसी है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी मेंटेन है, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है उसका, तो वो सब जगह एक ही टाइप का मिलेगा। तो आप उसका सिर्फ
कैसा है उसका वर्णन कर दो, उसको आपको देखने का, उसका नमूना देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको वर्णन कर दो, चाहे आप टेलीफोन में बता दो, डाक के हेल्प से बता दो, तो आपको उस गुण के साथ, जैसा वो प्रोडक्ट है, जिस स्टैंडर्ड का है, उस स्टैंडर्ड के साथ आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर दूसरा है विक्रेता को लाभ। विक्रेता को लाभ में पहला पॉइंट है बिक्री में सुविधा होती है। भाई जब एक प्रकार से है प्रोडक्ट, उसका प्रमाणीकरण कर दिया गया है, तो विक्रेता को विक्रय करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक, जितने भी ग्राहक हैं, सभी वस्तु को देखने की आवश्यकता नहीं है उनको। क्यों? जब उनको मालूम है, एडवर्टाइजमेंट में उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन है और वो बता दिया गया ISI के अंतर्गत उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है, तो आपको जो वस्तु मिलेगी वो अच्छी ही होगी। ग्राहक जिस वस्तु की मांग करेगा उसको दिखा दिया जाएगा और फिर वो प्रभावित वस्तु की बिक्री विज्ञापन के माध्यम से ऐसे भी बढ़ जाती है। अगर विज्ञापन हुआ है, अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया है, तो आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उस वस्तु को आप खरीद लेंगे। हिचकिचाहट नहीं होगी आपको भविष्य में उसका सौदा करने के, क्योंकि हम जो खरीदते हो एक तरह से सौदा ही तो है, उसके बदले आप पैसे देते हैं। दूसरा है वित्तीय सुविधा। वित्तीय सुविधा का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु का प्रमाणीकरण है तो उसका मूल्य पता लगाना आसान है। उस वस्तु को आप जब भी खरीदेंगे तो आप उसका मूल्य बाद में चुका सकते हैं। कई बार हम दुकानदार से क्रेडिट में सामान खरीदते हैं, वो एक तरह से क्या है, ऋण में हम सामान ले रहे हैं, सामान लेते हैं, बाद में हम उसका मूल्य चुकाते हैं, तो वो होता है वित्तीय सुविधा। तीसरा है जोखिम में कम। अगर कोई प्रमाणित वस्तु है, उसके मूल्य में अगर उतार चढ़ाव में कमी होती है, तो उस वस्तु का विक्रय उतना वो नहीं होता है। भाई वो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है, आपको मालूम है उसका स्टैंडर्ड है, तो आपको वो चाहे महंगे में मिले चाहे सस्ते में मिले, क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपकी आवश्यकता है, तो आप उसका प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जोखिम की भी, जो विक्रय की जोखिम होती है वो कम होती है उसमें। तीसरा है समाज को लाभ। उसमें पहला है वस्तु के हस्तांतरण में सुविधा। भाई जो भी प्रमाणित वस्तु को औरों से अलग करने के लिए आप क्या करते हो, डब्बे, बोरी या फिर बॉक्स में उसको पैक करते हो। इस प्रकार संवादित जो आपके वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होती है। भाई परिवहन व्यय भी कम लगता है। मान लीजिए आपको एक कार्टून साबुन कहीं भेजना है, तो आप उसको एक बॉक्स में पैक करिए और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले आइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमको सामान लाना होता है, हम क्या करते हैं, झोला लेके जाते हैं मार्केट, या फिर अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप लेंगे तो वो आपको बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप उस बॉक्स में उस सामान को पैक करिए और यहाँ से वहाँ ले जाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होती है। यदि परिवहन में वस्तु खराब हो जाए या नष्ट हो जाए तो उनका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। भाई कई बार होता है कि अगर लंबा कहीं से सामान आ रहा है, जैसे फैक्ट्री से रिटेलर तक या होलसेलर तक सामान आता है, तो क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है, उसका प्राइस भी मेंटेन है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, प्रमाप है, तो आपका उसको मूल्य को पता लगाना आसान है। अगर रास्ते में आते समय कहीं मान लो ट्रक का या फिर जिस भी ट्रांसपोर्ट से आपका सामान आ रहा है वो एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें कितना सामान आपने ऑर्डर किया था उसका नुकसान का भरपाई जो है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप कितना खर्चा हो रहा है वो हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विपणन सूचना में सुधार।
प्रमाप वस्तुओं के बारे में सूचना आसानी से दी जा सकती है। भाई जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है वो एडवर्टाइजमेंट में ही पूरा बता देते हैं कि ये ISI मार्क वाला है या BSI मार्क वाला है, आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आप कह दिया गया आपके पास अधिकार है उस वस्तु के बारे में जानने का, आपके पास अधिकार है, आप उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, सूचना प्राप्त कर सकते हो। अगला पॉइंट है मूल्यों में एक रूपता। जो भी प्रमापित वस्तु हैं उसके मूल्य में एक स्थान पर सामान्यता या फिर एक रूपता रहती है। भाई जो भी प्रमापित वस्तु है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कभी भी सब जगह अलग नहीं होता। हर शॉप में आप जाएंगे तो आपको उसका मूल्य वही MRP प्राइस वही मिलेगा, लेकिन हाँ शॉपकीपर की इच्छा है उसको कम ज़्यादा में, वो अपने कस्टमर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसको कम ज़्यादा में दे सकता है। अगला है प्रोडक्ट एडॉप्शन स्ट्रेटजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु अनुकूल रणनीति। Product adoption is the process of modifying an existing product so it is suitable for different customer और market। वही प्रोडक्ट एडॉप्शन क्या है? प्रोडक्ट एडॉप्शन यानी अनुकूल। भाई कई बार होता है कोई कस्टमर उपभोक्ता खासकर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते आदी हो जाता है तो वो उसको यूज़ करता है, लेकिन एक समय के बाद उस चीज़ को चेंज करना चाहता है या उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको वो स्किप करके दूसरे प्रोडक्ट को ख़रीदने लगता है। तो प्रोडक्ट एडॉप्शन में क्या करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो पुराना माल है या उत्पाद है, उसको चेंज किया जाता है हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छाओं के अनुसार। उसके बाद फिर मार्केट में उसको लाया जाता है, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट एडॉप्शन स्ट्रेटजी। एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज particularly important for companies that export their product because it ensures that the product meet local culture एंड रेगुलेट रिक्वायरमेंट। भाई ये वाली स्ट्रेटजी अधिकतर कौन अपनाता है? वो कंपनी जो अपना सामान बाहर बेचती हैं, क्योंकि देश में अगर बेच रही हैं तो यहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से बेच रही है तो कस्टमर उसको ख़रीद रहा है। लेकिन बाहर देश में अगर कोई बेचेगा प्रोडक्ट तो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टैंडर्ड में बेचा जाए। कुछ प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन है तो वो बाहर भी उस स्टैंडर्ड में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका स्टैंडर्ड वहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होता है, तो इसलिए हमको एडॉप्शन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। तो चलिए एडॉप्शन उसके डेफिनेशन को जानते हैं। सॉरी, प्रोफेसर वर्नर किंगन का कहना है, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है ये चीज़ कि निम्न रणनीतियों को अपनाकर आप कौन सा एडॉप्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट एडॉप्शन रणनीति अपना सकते हैं। उसके लिए आपको ये निम्नलिखित बातों को देखना होगा। पहला है एक उत्पाद का संदेश, एक उत्पाद एक संदेश। इस रणनीति में उत्पाद या वस्तु को एक ही विज्ञापन या संवर्धन लेख के माध्यम से सारे विश्व में बेचा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी है, पेप्सी कंपनी है, फिर जिलेटिन है, जिलेट है। ये सब कंपनी की रणनीति क्या है? उन्होंने एडॉप्शन अपनाया है, एडॉप्शन स्ट्रेटजी में एक उत्पाद एक संदेश का रणनीति अपनाया है कि हम भारत में बेच रहे हैं तब भी वो पेप्सी है, बाहर विदेश में बेच रहे हैं तब भी वो पेप्सी है, जबकि ग्राहकों की प्रेफरेंस में भारी अंतर
हो सकता है इसके कारण। भाई आप प्रोडक्ट, क्योंकि यूज़ तो वही है, उसका नाम आप वहाँ चेंज भी कर दो तो यूज़ तो एक ही है। पेप्सी क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक को वहाँ दूसरे नाम से भी बेचा जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक है, वो तो नॉर्मली बिकना ही है। अगला है एक उत्पाद परंतु संशोधित संचार। इस रणनीति में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के लिए एक ही वस्तु होती है, परंतु प्रचार का ढंग क्या है? अलग अलग होता है। जो वस्तु है वो वही है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हम एडवर्टाइज़ करते हैं, वो अलग अलग होता है। इस प्रकार के अलग अलग देश व उनकी आवश्यकता के अनुरूप भाषा तैयार कर प्रचार किया जाता है। उदाहरण के लिए साइकिल व मोटरसाइकिल अमेरिका व पश्चिमी देश में मौज मस्ती के रूप में काम में लाई जाती है, जबकि भारत में परिवहन का साधन माना जाता है। इस प्रकार इसका विपणन विदेश में दूसरी भाषा में होता है और भारत में दूसरी भाषा में होता है। भाई प्रोडक्ट वही है, बाइक यहाँ भी बिकती है, बाइक वहाँ भी बिकती है, लेकिन वो उनके मनोरंजन का साधन है, यहाँ पे ये यातायात का, परिवहन का साधन है। तो यहाँ पे उसका एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, वहाँ के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट होता है। दूसरा है उत्पाद अनुकूल संरचना प्रस्ताव। इस रणनीति में उत्पाद में मामूली फेरबदल किया जाता है, जिससे कि वो उस देश के उपभोक्ता की इच्छाओं के अनुसार हो सके। भाई ये उत्पाद कैसा? अनुकूल, एडॉप्शन के हिसाब से आपको वहाँ संचार करना है, कम्युनिकेट करना है। वहाँ अगर आप जिस देश में हैं, हल्का सा फेरबदल आपको प्रोडक्ट में करना है, ज़्यादा नहीं करना। आप वहाँ के कंडीशन, वहाँ के अनुरूप एडवर्टाइजमेंट करो, या फिर वहाँ जिस हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से आप वहाँ एडवर्टाइज़ करो, ताकि आपका उत्पाद बिक सके। अगला है दोहरा अनुकूलन यानी डबल एडॉप्शन। यह रणनीति ऊपर स्पष्ट हो गई है। एक उत्पाद परंतु संशोधित संचार तथा उत्पाद अनुकूल संचार, दूसरी व तीसरी रणनीति का योग है ये। मतलब एक उत्पाद परंतु संशोधन संचार, सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट अलग अलग ढंग से हो रहा है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन वही है लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज लाकर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो इसमें उत्पाद व संचार दोनों में परिवर्तन कर उसमें उपभोक्ता की इच्छाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी आपको, जैसे कि आप एक में क्या एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर रहे थे और एक में प्रोडक्ट को चेंज कर रहे थे, तो बस वही दोनों को आप चेंज करके, आपको सेम प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा सा चेंज करना और एडवर्टाइजमेंट को चेंज करना, और फिर बाज़ार की मांग के अनुरूप उसमें परिवर्तन करके आप उसको बेचेंगे। आखिरी पॉइंट है उत्पादक नवाचार या प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन यानी पुराने प्रोडक्ट को नया बनाना। प्रत्येक निर्माता क्या है, समय समय पर क्या करते हैं, उत्पादों में परिवर्तन करते रहते हैं। भाई कई बार प्रोडक्ट कस्टमर एक ही प्रोडक्ट में बोर हो जाता है, इसीलिए निर्माता चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से बोर ना हो करके उस प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज लाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद नवाचार या फिर वस्तु नवाचार। तो अगला है सही वस्तु अनुकूल रणनीति का चुनाव, यानी चूजिंग द करेक्ट प्रोडक्ट एडॉप्शन स्ट्रेटजी। इसमें पहला है फर्म की आर्थिक स्थिति, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उस फर्म का, उसके हिसाब से आपको रणनीति बनाना है, उसके हिसाब से आपको चुनाव करना है कि आप कौन सा रणनीति चुनेंगे। क्योंकि कई प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन रणनीति होता है, यानी प्रमापीकरण नीति अपनाते हैं, और कुछ के लिए एडॉप्शन में आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, तभी आप टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हो। दूसरा है फर्म के उद्देश्य। यदि फर्म का उद्देश्य उत्पाद अनुकूल रणनीति को अपनाता है
अपनाना है तो जिससे कि लाभ में वृद्धि होती है। साथ ही फर्म को आर्थिक स्थिति भी इस रणनीति को अपनाने में कोई अड़चन नहीं आती, तो इस रणनीति को अपनाया जा सकता है। भाई आपका फर्म का उद्देश्य क्या है, आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप चूज़ करते हो क्या, प्रोडक्शन एडॉप्शन। तीसरा है उत्पाद बाजार विश्लेषण, प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। एक निर्माता को उत्पादक के बाजार का विश्लेषण विस्तार से करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञात हो सके कि उत्पाद का उपयोग कौन, कब और किस रूप में कर रहा है तथा उद्देश्य क्या है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट का मार्केट एनालाइज आप कर लो। चौथा है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। वस्तु का पैकेजिंग एवं लेबलिंग भी रणनीति को बनाता है। भाई आपका प्रोडक्ट का लेबलिंग अगर अच्छा नहीं होगा, पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा, या पैकेज का आकार, डिज़ाइन, रंग रूप का व भाषा विदेशी बाज़ार के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आपको विदेशी बाज़ार में बेचना है तो आपका उस हिसाब से पैकेजिंग और लेबलिंग होना चाहिए, वहाँ के पसंद के हिसाब से। तो थैंक यू, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।